हेलो दोस्त, आप देख रहे हैं क्लियर बीपीएससी चैनल, जहां पे हम बीपीएससी से संबंधित या बिहार के सभी परीक्षाओं से संबंधित सभी विषय की और करंट अफेयर की चर्चा करते हैं। उसी सीरीज में हम करंट अफेयर की चर्चा हम बहुत दिनों से कर रहे थे, जिसमें हम लोग जनवरी का करंट, फरवरी का करंट, मार्च का करंट, अप्रैल का करंट बिहार स्पेशल के साथ देखे थे। और कल के दिनों में हम एक मेंस का टॉपिक लिए थे कि मेंस का टॉपिक में राइटअप कैसा होना चाहिए, और एक टॉपिक तैयार किए थे कि अभी जो अपना लोग का हाल ही में प्रेसिडेंट का इलेक्शन हुआ है, उसमें जो है एसटी कैटेगरी की आदिवासी जाति की जो है द्रौपदी मुर्मू जी राष्ट्रपति बनी है, प्रेसिडेंट बनी है। तो आखिर एसटी का जो आदिवासी होता है उसका अधिकार क्या होता है, कैसा अधिकार होता है, आदिवासी की समस्या क्या है, उसकी समस्या का में क्या क्या सुधार किया जा सकता है, इसी सभी समस्याओं को चर्चा किए हैं। आने वाले दिनों में जो हम लोग 67th का जो ये पीटी देंगे, तो फिर 67th का जो है मेंस होने वाला है। उसके बाद सीडीपीओ का मेंस होने वाला है, उसके बाद 68 का मेंस होगा, और 69, 70, 69 जो होगा, 70 होगा। इस सभी में ये एसटी कैटेगरी के जो अधिकार होते हैं उसका हाईलाइट होगा। आखिर स्टार्ट में पूछ लिया बीपीएससी 67, 68 में, तो फिर दोबारा आपको परेशान नहीं करेगा बीपीएससी। लेकिन अगर नहीं पूछता है तो ये टॉपिक आदिवासी का अधिकार क्या है, उसकी समस्याएं क्या है, उसका समाधान क्या किया जा सकता है, उसका आदिवासी का सशक्तिकरण कैसे किया जा सकता है, सशक्त कैसे बनाया जा सकता है आदिवासी समाज को, और सशक्त बनाने के क्रम में क्या क्या समस्याएं हैं, इस सभी पे चर्चा हम कल किए थे। तो आप लोग कल का वीडियो जाके देख सकते हैं। आज हम करंट अफेयर को सीरीज को फिर से शुरू करते हैं। जो पीटी स्पेशल है उसमें हम लोग मई 2022 के राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय करंट की देखेंगे, और उसमें आज हम पार्ट 1 की चर्चा करेंगे। और बीपीएससी से संबंधित कोई भी परीक्षा में मई 2022 से कितने प्रश्न बनने की संभावना है, और बीपीएससी के जो करंट अफेयर का जो क्वेश्चन होता है उसमें इसके इर्द गिर्द कितने सवाल बनाए जाएंगे, उसका पार्ट 1 पर चर्चा करेंगे। आप बीपीएससी का एग्जाम का तैयारी कर रहे हो, सीडीपीओ का कर रहे हो, बिहार दरोगा या एसआई का कर रहे हो, या सचिवालय बिहार एसएससी का कर रहे हो, सभी में ये बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। एक बार आप यहाँ पे देखिए, उसके बाद एग्जाम में बैठिए, आपको पता चल जाएगा कि वैल्यूएबल मटेरियल क्या है, कहाँ से आता है करंट अफेयर। आपको 90 से 95% करंट अफेयर का क्वेश्चन यहीं से आपको दिखाई देगा। तो इसके लिए आपको एक काम करना होगा, आप हमारे यूट्यूब चैनल को फॉलो कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। उसके बाद टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कीजिए। यहाँ पे आपको करंट अपडेट किया जाएगा, न्यूज़पेपर अपडेट किया जाएगा, और आने दिन वाले दिनों में महत्वपूर्ण जो है पीडीएफ भी अपडेट किया जाएगा। और फेसबुक और इंस्टाग्राम पेज को आप लाइक और फॉलो कर सकते हैं। बिना देर किए हम लोग चलते हैं मई 2022 के राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय पार्ट 1 के करंट अफेयर पे, और देखते हैं कि क्या क्या करंट अफेयर बनने की संभावना है। पहला नंबर में है कि जम्मू कश्मीर जो बना है, जो उसको यूटीज का दर्जा दिया गया है, आर्टिकल 370 हटा करके, तो वहाँ पे विधानसभा का गठन करना है। उसके लिए परिसीमन आयोग का गठन किया गया है। परिसीमन आयोग हम लोग पॉलिटी में पढ़ते हैं कि परिसीमन आयोग क्या होता है। आप लोग को पता होगा कि प्रत्येक 10 वर्ष पे जो जनगणना होती है, तो प्रत्येक जनगणना के बाद लोकसभा और विधानसभा की सीटों का समावेशन करने के लिए परिसीमन आयोग का गठन होता है। तो उसी जम्मू कश्मीर में कितनी सीटें होंगी, विधानसभा की कितनी सीटें होंगी, लोकसभा की बढ़ाया जाना चाहिए, घटाया जाना चाहिए, जम्मू में कितनी सीटें होगी, कश्मीर में कितनी सीटें होंगी, और इस पे जो चर्चा करने के लिए परिसीमन आयोग का गठन किया गया है। गठन किया गया था मार्च 2020 में, और उच्चतम न्यायालय के पूर्व न्यायाधीश हैं रंजना प्रकाश देसाई, इनकी अध्यक्षता में ये परिसीमन आयोग का गठन किया गया था। इनकी कौन थी अध्यक्ष, कब गठन किया गया था, बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है, वीवीआई है, पूछा जा सकता है कि कौन था अध्यक्ष। अब देखते हैं कि इस आयोग में एक अध्यक्ष जो ये रंजना प्रकाश जी देसाई हैं, इनके अलावा 2 सदस्य भी थे। पहला कौन था, सुशील चंद्रा उस समय चुनाव आयुक्त हुआ करते थे, और के शर्मा जम्मू कश्मीर के चुनाव आयुक्त थे। तो ये दोनों सदस्य भी थे, और एक रंजना प्रकाश देसाई अध्यक्ष थे इस परिसीमन आयोग के। आयोग ने अपना रिपोर्ट 5 मई 2022 को केंद्र सरकार को भी दे दिया और निर्वाचन आयोग को भी दे दिया।
तो इसके रिपोर्ट में क्या क्या महत्वपूर्ण बातें थी उसको हम एक दो लाइन में देखते हैं। तो नए परिसीमन के पश्चात जम्मू कश्मीर विधानसभा में, जम्मू कश्मीर का जो विधानसभा है उसमें कुल 7 सीटों की बढ़ोतरी की गई है। कुल 7 सीट बढ़ाई गई है। जो पहले 83 था, अब 7 सीट उसमें 83 में जो है 7 सीट बढ़ा करके इसको 90 कर दिया गया है। तो आप लोग को याद रहना चाहिए कि कितना सीट बढ़ाया गया, 7 सीट। पहले कितना था, 83, और अब कितना है, 90। इसमें जो है पाकिस्तान, पाक ऑक्युपाइड कश्मीर है, उसमें 24 सीट जो है शामिल है। उसमें परिसीमन जो है, उसके लिए परिसीमन उस पर बहस नहीं किया, उस पर चर्चा नहीं किया। वो परिसीमन जब पाक ऑक्युपाइड कश्मीर आएगा, भारत का हिस्सा बनेगा, तब इस 24 सीट पे चर्चा चलेगी। तो ये था कि 7 सीटों की बढ़ोतरी की गई है, 83 से लेकर के 90 किया गया है। आगे देखते हैं कि इन 7 सीटों में कश्मीर घाटी है उनमें 1 सीट बढ़ाया गया है। पहले 67 सीट था, 67 सीट था, और 1 सीट बढ़ा करके कितना हो गया है, 68 सीट हो गया। और जम्मू और कश्मीर में कुल 6 सीट की बढ़ोतरी की गई है। पहले 37 था, पहले कितनी सीटें थी, 37 सीटें थी, और 37 सीटों से बढ़ा करके जो है कितना कर दिया गया है, 43 सीट। तो इसमें 6 सीट की बढ़ोतरी की गई है, और कश्मीर में 1 सीट की बढ़ोतरी करके कितना कर दिया गया है, 67 से 68। और जम्मू कश्मीर में कितना कर दिया गया है, 6 सीट बढ़ा करके 37 से 43। तो बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है, याद रखेंगे। उसके बाद हम लोग देखेंगे कि जम्मू कश्मीर में 7 सीट अनुसूचित जाति के लिए आरक्षित किया गया है, शेड्यूल कास्ट के लिए आरक्षित किया गया है। ये पहले भी था और इसको वही बनाया रखा गया है। लेकिन एक चीज बहुत इंपॉर्टेंट है कि 9 सीट को जो है अनुसूचित जनजाति एसटी समाज के लिए अभी राष्ट्रपति भी बनी है, और ये भी एक सशक्तिकरण का आप एग्जाम्पल दे सकते हैं। कल जो मेंस का राइटअप लिखाए थे उस पर वीडियो लिए थे, उसमें ये भी जोड़ सकते हैं कि सशक्तिकरण के क्रम में जम्मू कश्मीर में भी एसटी समुदाय को आरक्षण दिया गया है। तो एसटी समुदाय के लिए ये 9 सीट भी आरक्षित किया गया है। ये पहले जो है अनुसूचित जनजाति को आरक्षित सीट प्रदान नहीं था। इसी परिसीमन आयोग जो रंजना प्रकाश देसाई की जो अध्यक्षता में बनी थी परिसीमन आयोग, इसी के अनुशंसा के आधार पर 9 सीट एसटी समुदाय के लिए आरक्षित किया गया था। आपको पता होगा कि कितनी सीटें हैं जम्मू कश्मीर के विधानसभा में, तो कुल 90 सीटें हैं। तो अब हम लोग देखते हैं कि 90 सीट में से ये जो 7 सीट है एससी के लिए है, तो ये 90 सीट है। इसमें से हम लोग एससी के लिए 7 सीट और एसटी के लिए 9 सीट आरक्षित किया गया है। तो 9 और 7 16 सीट आरक्षित सीट है, और बाकी जो बचा, कितना बचा, 74 सीट सामान्य जनता के लिए है। इसमें एससी एसटी भी आ सकता है। तो इतने सीट हो सकता है बनाया गया है परिसीमन आयोग के द्वारा। तो बहुत ही इंपॉर्टेंट न्यूज था, इस चीज को याद रखेंगे। जम्मू कश्मीर में जो लोकसभा की सीट है, लोकसभा की सीट 5 सीट रखा गया है, तो ये भी इंपॉर्टेंट है। दूसरा नंबर पॉइंट देखते हैं कि बीजेपी है, भारतीय जनता पार्टी की त्रिपुरा में सरकार है, और त्रिपुरा में मुख्यमंत्री जो थे विप्लव कुमार देव, उनका नाम था विप्लव कुमार देव, उनके स्थान पे उनको बदल दिया गया है मुख्यमंत्री, और डॉक्टर मानिक साहा को त्रिपुरा का नए मुख्यमंत्री बनाया गया है। विप्लव कुमार देव को त्रिपुरा के मुख्यमंत्री से हटाया गया है। तो बहुत इंपॉर्टेंट न्यूज है। त्रिपुरा के नए मुख्यमंत्री कौन है, तो मानिक कुमार साहा विप्लव कुमार देव के स्थान पर बना। नेक्स्ट देखते हैं कि सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय द्वारा रोड एक्सीडेंट इन इंडिया रिपोर्ट 2020 जारी किया गया है। तो कौन जारी किया रोड एक्सीडेंट इन इंडिया रिपोर्ट, तो सड़क एवं परिवहन राजमार्ग मंत्रालय जारी किया गया। इंपॉर्टेंट है, याद रखेंगे। इस रिपोर्ट में 2019 की तुलना में 2020 में देश में सड़क दुर्घटना में क्या हुई है, कमी आई है। तो पूछ सकता है कि 2019 की तुलना में 2020 में भारत में सड़क दुर्घटना में कमी हुई है या बढ़ोतरी हुई है या समान है, पूछ सकता है। या इस रिपोर्ट के बारे में पूछ सकता है, कौन जारी किया, तो कुछ भी पूछ सकता है इससे संबंधित। तो इंपॉर्टेंट पॉइंट है, याद रखेंगे। उसके बाद देखते हैं नेक्स्ट न्यूज कि उच्चतम न्यायालय ने अखिल भारतीय फुटबॉल महासंघ के कामकाज 3 प्रशासक समिति को 18 मई को सौंप दिया। कौन, उच्चतम न्यायालय ने सौंपा है। अखिल भारतीय फुटबॉल महासंघ का कितने प्रशासक समिति हैं, 3 सदस्य होंगे। प्रशासक समिति के जो अध्यक्ष हैं वो उच्चतम न्यायालय के पूर्व न्यायाधीश AR दवे हैं। AR दवे जो सुप्रीम कोर्ट के पूर्व न्यायाधीश थे वो हैं। और 2 अन्य सदस्य में SY कुरैशी है जो पूर्व चुनाव आयुक्त हैं, और भास्कर गांगुली है जो पूर्व भारतीय फुटबॉल टीम के कप्तान भी रह चुके हैं।
तो इसको सौंपा गया है। पूछ सकता है कि अखिल भारतीय फुटबॉल महासंघ के प्रशासक समिति का अध्यक्ष कौन है, तो AR दवे हैं। और किसके द्वारा गठन किया गया है प्रशासक समिति, तो उच्चतम न्यायालय के द्वारा। अगला देखते हैं कि अगला न्यूज, मझगांव डॉक लिमिटेड मुंबई, मझगांव जो पोत बनाता है, उसके बाद पनडुब्बी बनाता है, ये सब बनाता है, तो मझगांव डॉक लिमिटेड मुंबई द्वारा स्वदेश निर्मित युद्धपोत क्या है, पहला नाम है सूरत, युद्धपोत का नाम है सूरत। ये जो सूरत युद्धपोत है ये निर्देशित मिसाइल विध्वंसक युद्धपोत है, निर्देशित मिसाइल विध्वंसक युद्धपोत है। और दूसरा है उदयगिरी, उदयगिरी स्टील्थ फ्रिगेट का है। तो जब हम लोग साइंस एंड टेक्नोलॉजी पढ़ेंगे तो इसमें पढ़ेंगे कि निर्देशित मिसाइल विध्वंसक क्या होता है और स्टील्थ फ्रिगेट क्या होता है, ठीक है। तो ये सब पढ़ेंगे साइंस एंड टेक्नोलॉजी के क्लास में। तो उदयगिरी स्टील फ्रिगेट क्या है, और एक स्टील्थ टेक्नोलॉजी भी आता है, उसको भी हम साइंस एंड टेक्नोलॉजी में देखेंगे। तो पहला है सूरत और दूसरा है उदयगिरी का 17 मई 2022 को जलावतरण किया गया, जल में इसको उतारा गया। भारत में 2 युद्धपोत, पहला तो है सूरत और दूसरा है उदयगिरी, को भारत में प्रथम बार ऐसा हुआ है कि एक साथ जलावतरण किया गया है, किसको, सूरत को और उदयगिरी को। तो बहुत इंपॉर्टेंट न्यूज है, याद रखेंगे हम लोग। नेक्स्ट देखते हैं कि 24 अप्रैल 2022 को पंचायती राज दिवस मनाया जाता है, इंपॉर्टेंट पॉइंट है, पूछा जा सकता है। सबसे पहला नंबर हुए, इसके अवसर पर प्रधानमंत्री मोदी ने आजादी के अमृत महोत्सव पर अमृत सरोवर तैयार करने को कहा। तो अमृत सरोवर इंपॉर्टेंट पॉइंट है, अमृत सरोवर क्या है इसके बारे में जानेंगे। पहला बात है कि 15 अगस्त 2023 तक कम से कम 75 अमृत सरोवर बनाया जाएगा। आजादी का जो 75 वर्ष हम लोग मना रहे होंगे तब 75 अमृत सरोवर बनाया जाएगा। अमृत सरोवर बनाने के लिए मनरेगा मजदूर की भूमिका होगी। मनरेगा मजदूर के द्वारा तालाब खुदाई करके ये अमृत सरोवर बनाया जाएगा, और इसमें ग्रामीण विकास मंत्रालय नोडल मंत्रालय के रूप में काम करेगी, नोडल एजेंसी होगा इस काम के लिए, अमृत सरोवर बनाने के लिए। दूसरा नेक्स्ट देखेंगे कि सरोवर में जो है पानी का स्तर कम से कम 3 मीटर से ऊपर रखा जाएगा, या कम से कम 3 मीटर रखा जाएगा। और प्रथम अमृत सरोवर जो है उत्तर प्रदेश के रामपुर जिले में 13 मई 2022 को तैयार भी किया जा चुका है। तो ये भी पूछ सकता है कि देश का प्रथम अमृत सरोवर कहाँ पे तैयार किया गया, तो उत्तर प्रदेश के रामपुर जिले में 13 मई 2022 को। सरोवर के लिए कम से कम 1 एकड़ या इससे अधिक जमीन पर तालाब होना जरूरी है, तालाब को सरोवर कहा गया है यहाँ पे। तो ये पूरा पॉइंट जो है बीपीएससी के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है, आप लोग याद रखेंगे। नेक्स्ट है कि नेक्स्ट न्यूज, कन्याकुमारी जो तमिलनाडु डिस्ट्रिक्ट में है, वहां पे 13 अप्रैल 1712 ईस्वी में हिंदू के नायर परिवार में, हिंदू के कौन से परिवार में, नायर परिवार में एक व्यक्ति जन्म लिए थे, उनका नाम था नीलकांत पिल्लई। नीलकांत पिल्लई, इनको देव सहायम पिल्लई भी कहा जाता है, को 15 मई 2022 को वेटिकन सिटी देश है जो ईसाई धर्म से संबंधित है, ईसाई धर्म के बहुत ही पवित्र स्थान है वेटिकन सिटी। तो वेटिकन सिटी के कैथोलिक पोप के द्वारा ईसाई संत का दर्जा दिया गया। किनको दिया गया है, नीलकांत पिल्लई को, देव सहायम पिल्लई को। इनका जन्म इतना को हुआ था, हिंदू के नायर परिवार में हुआ था, तमिलनाडु से संबंधित है, तो इनको ईसाई संत का दर्जा दिया है। ये प्रथम भारतीय हैं जिनको ईसाई संत का दर्जा किया है। तो ये पॉइंट हो जाता है, VVI पूछ सकता है इसमें से कोई भी पॉइंट। उसके बाद देखेंगे 1745 ईस्वी में इन्होंने हिंदू से ईसाई बन गए थे, हिंदू धर्म को छोड़ करके ईसाई बन गए थे, और 1752 ईस्वी में इनकी हत्या कर दिया गया था। इंपॉर्टेंट पॉइंट है। नेक्स्ट देखेंगे कि ईसाई धर्म में परिवर्तन होने के बाद, परिवर्तित जो हिंदू से ईसाई धर्म में जो परिवर्तन कर लिया, धर्म परिवर्तन किए, उनके बाद वो अपना नाम बदल करके लेजा रूस रखे, और लेजा रूस को ही देव सहायम कहा जाता है, तो देव सहायम रखे, इसीलिए उनको देव सहायम पिल्लई के नाम से भी जाना जाता है। हालांकि उनका जो ओरिजिनल नाम है वो नीलकांत पिल्लई है। तो इनमें से कोई भी क्वेश्चन बनाने की पूर्ण संभावना है, इसको अच्छा से देखेंगे। नेक्स्ट है कि अगला न्यूज देखते हैं कि उच्चतम न्यायालय ने 152 वर्ष पुराना, 152 कहने का मतलब है 1870 का कानून का नाम है राजद्रोह कानून, सेडिशन लॉ, जो राजद्रोह का मुकदमा लगता है, उस पर अंतरिम रोक लगा दिया। कौन लगा है, सुप्रीम कोर्ट। कब का कानून है, 1870 का, 152 वर्ष पुराना है, और इसको सरकार को कहा है कि इस कानून पे आप पुनर्विचार कीजिए। तो इंपॉर्टेंट बन जाता है, याद रखेंगे। राजद्रोह कानून का उल्लेख जो है इंडियन पिनल कोड में
धारा 124A के नाम से शामिल किया गया है। तो बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है, यही पूछा जा सकता है कि इंडियन पिनल कोड में धारा क्या है या 124A का संबंध किस चीज से है। बहुत ही चर्चा में रहता है राजद्रोह कानून, सेडिशन लॉ। हाँ, इसी से संबंधित है इसी से संबंधित है UAPA कानून, अनलॉफुल एक्टिविटीज प्रिवेंशन एक्ट। तो ये राजद्रोह का ही मुकदमा इसके तहत लगाया जाता है। तो ये भी है। इस कानून के पुनर्विचार, मतलब राजद्रोह कानून के पुनर्विचार करने तक, जब तक सरकार इस पे पुनर्विचार नहीं कर लेती है, तब तक इसके तहत ना तो गिरफ्तारी होगी, राजद्रोह कानून के तहत ना तो गिरफ्तारी होगी, ना ही मुकदमा होगा और ना ही कोई FIR होगा। तो जब तक इस पे पुनर्विचार सरकार न कर लेती है, तब तक इस कानून का प्रयोग नहीं किया जाएगा किसी भी रूप में। कहने का मतलब यह है, निर्णय था उच्चतम न्यायालय का। अगला न्यूज देखते हैं कि राजस्थान में रामगढ़ विषधारी अभ्यारण्य, जो पहले से अभ्यारण्य था, एक वन्य जीव अभ्यारण्य था, उसको देश का 52वां टाइगर रिजर्व बना दिया गया है। अब वो रामगढ़ विषधारी टाइगर रिजर्व भी कहलाएगा। पहले ये वन्य जीव अभ्यारण्य था, अब ये टाइगर रिजर्व हो गया है। इसे 16 मई 2022 को बनाया गया है। तो बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है, पूछा जा सकता है रामगढ़ विषधारी टाइगर रिजर्व कहाँ पे है, किस राज्य में है, तो राजस्थान में है। अब देखते हैं कि राष्ट्रीय बाघ संरक्षण प्राधिकरण NTCA, नेशनल टाइगर कंजर्वेशन अथॉरिटी है, ने जुलाई 2021 में मंजूरी दे दिया था कि इसको टाइगर रिजर्व बना दिया जाए, रामगढ़ विषधारी को 52वां टाइगर रिजर्व बना दिया जाए। तो इसको मंजूरी दे दिया था NTCA ने, राष्ट्रीय बाघ संरक्षण प्राधिकरण ने। उसके बाद राजस्थान सरकार ने मई 2022 में एक अधिसूचना जारी करके 16 मई को इसे टाइगर रिजर्व घोषित कर दिया। अब देखते हैं, राजस्थान में पहले से भी टाइगर रिजर्व है, रणथंभौर टाइगर रिजर्व, सरिस्का टाइगर रिजर्व, मुकुंदरा टाइगर रिजर्व, ये 3 टाइगर रिजर्व पहले से है। और ये रामगढ़ को शामिल हो जाने से राजस्थान में अब कुल 4 टाइगर रिजर्व हो गया है। तो रणथंभौर याद रखेंगे कहाँ पे है, सरिस्का याद रखेंगे, मुकुंदरा याद रखेंगे और रामगढ़ विषधारी याद रखेंगे। इतना चीज याद रखेंगे, ये 4 जो है राजस्थान में। नेक्स्ट न्यूज देखते हैं हम लोग। भारत के राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने 15 से 21 मई 2022 को 2 कैरेबियाई देश, पहला तो है जमैका और दूसरा है सेंट विसेंट ग्रेनाडीज, सेंट विसेंट ये देश का नाम है, की यात्रा पर गए थे। तो पहले देखते हैं कि जमैका की राजधानी कहाँ पे है। जमैका की राजधानी है किंगस्टन में। इंपॉर्टेंट पॉइंट है, पूछ सकता है। जमैका के गवर्नर कौन थे, पैट्रिक एलन है, और वहां के प्रधानमंत्री हैं एंड्रयू हॉलनेस। तो ये भी याद रख सकते हैं। हालांकि जमैका की राजधानी पूछने की ज्यादा चांस है। उसके बाद है सेंट विसेंट ग्रेनाडीज की राजधानी कहाँ है, किंग्सटाउन है, तो याद रखेंगे। और इन दोनों देशों में किसी भी भारतीय राष्ट्रपति की यह प्रथम यात्रा है। कोविंद जी गए थे यात्रा पर, तो रामनाथ कोविंद जी, तो याद रखेंगे। इंपॉर्टेंट पॉइंट है। 2 देश भी पूछ सकता है, कौन कौन सा देश गए थे, तो ये भी याद रखेंगे। कब से कब गए थे ये भी पूछ सकता है। नेक्स्ट है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 2 से 4 मई 2022 के बीच यूरोप के 3 देश की यात्रा पर गए थे। और भारत नॉर्डिक सम्मेलन, जो भारत नॉर्डिक देश के साथ जो है सम्मेलन होता है, तो भारत नॉर्डिक देशों के साथ दूसरा शिखर सम्मेलन में भी इसी दौरान वो भाग लिए। तो 3 देश की जो यात्रा पर थे, 3 देश कौन है, पहला है जर्मनी, दूसरा है डेनमार्क, तीसरा है फ्रांस। इन तीनों देश की यात्रा पर गए थे। देखेंगे जर्मनी की राजधानी कहाँ पे है, बर्लिन है, और जर्मनी का चांसलर कौन है, ओलाफ सोल्ज है। तो एंजेला मार्केल चेंज हो गई है, ओलाफ सोल्ज जो है जर्मनी का चांसलर है। तो याद रखेंगे कि ओलाफ सोल्ज अभी फिलहाल जर्मनी की चांसलर है, जर्मनी का राजधानी बर्लिन है। और प्रधानमंत्री मोदी ने छठा भारत जर्मनी अंतर सरकारी विचार विमर्श में भी भाग लिया। अंतर सरकारी विचार विमर्श होता है भारत जर्मनी के बीच। उसके बाद देखेंगे दूसरा देश था डेनमार्क, वहां की राजधानी कोपनहेगन है, याद रखेंगे। और डेनमार्क के प्रधानमंत्री हैं मेंट फ्रेडरिक्सन है, और वहां की महारानी का नाम है मार्गरेट द्वितीय। तो ये भी याद रखेंगे, इंपॉर्टेंट पॉइंट है। राजधानी पूछा जा सकता है, प्रधानमंत्री भी पूछा जा सकता है, देश भी पूछा जा सकता है। 3 देश कौन कौन सा याद रखिएगा, जर्मनी, डेनमार्क और फ्रांस। अगला देखते हैं, फ्रांस की राजधानी आप लोगों को पता ही होगा पेरिस है, और वहां के प्रधानमंत्री जो है इमैनुअल मैक्रो हैं, बहुत ही चर्चा में रहते हैं। हाल ही में चुनाव भी जीते हैं इमैनुअल मैक्रो साहब। डेनमार्क के जो प्रधानमंत्री हैं, डेनमार्क में जो है नरेंद्र मोदी जो है भारत और नॉर्डिक देशों का दूसरा शिखर वार्ता में भी भाग लिया। किस देश में भारत नॉर्डिक दूसरा शिखर वार्ता हुआ, तो डेनमार्क में हुआ। तो याद रखेंगे, इंपॉर्टेंट पॉइंट है। अब देखते हैं नॉर्डिक देशों में कौन कौन सा देश है। तो पहला है डेनमार्क, दूसरा है नॉर्वे,
तीसरा है आइसलैंड, चौथा है स्वीडन और पांचवा है फिनलैंड। इन पांचों देशों को मिला करके नॉर्डिक देश कहा जाता है। तो नॉर्डिक देशों में इस 5 देश को शामिल किया जाता है, याद रखेंगे। उसके बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी नॉर्डिक देश के साथ द्विपक्षीय वार्ता की, सभी नॉर्डिक देशों के साथ अलग अलग से, डेनमार्क, नॉर्वे, आइसलैंड, स्वीडन, फिनलैंड के साथ द्विपक्षीय वार्ता किया। तो जान लेते हैं कि नॉर्वे का प्रधानमंत्री, सबका राष्ट्राध्यक्ष इस द्विपक्षीय वार्ता में भाग लिए। तो देख लेते हैं, नॉर्वे के प्रधानमंत्री जोनास गहर स्टोर हैं, तो याद रखेंगे। फिनलैंड के प्रधानमंत्री सना मरीन हैं, याद रखेंगे। स्वीडन के प्रधानमंत्री मगडालेना एंडरसन हैं, मगडालेना एंडरसन। आइसलैंड के प्रधानमंत्री कैटरीन जैकब्सडीटर हैं, तो याद रखेंगे। और नॉर्डिक सम्मेलन कहाँ पे हुआ था? तो डेनमार्क की अध्यक्षता में हुआ था, डेनमार्क में हुआ था, हम लोग यहाँ पे देखे हैं। तो इतना पॉइंट इंपॉर्टेंट था, हम लोग इसको याद रखेंगे। 3 देश, भारत नॉर्डिक सम्मेलन कहाँ पे हुआ? डेनमार्क में। अध्यक्षता किसने किया? नॉर्डिक किया। नॉर्डिक देशों में कितने देश आते हैं? डेनमार्क, नॉर्वे, आइसलैंड, स्वीडन, फिनलैंड आते हैं। तो याद रखेंगे, पूछ सकता है कि नॉर्डिक देश इनमें से कौन से हैं, कौन से नहीं। नेक्स्ट देखते हैं कि 16 मई 2022 को एक दिन के लिए नरेंद्र मोदी जी ने नेपाल के जो लुम्बिनी है, जहाँ पे बुद्ध भगवान का जन्म हुआ था, वहाँ पे यात्रा की, नेपाल गए थे। वह दिन था बुद्ध पूर्णिमा का। आप लोगों को पता है कि बुद्ध पूर्णिमा के दिन बुद्ध भगवान जन्म लिए, उसी दिन उनको ज्ञान प्राप्ति हुआ, जिसे धर्मचक्र परिवर्तन कहते हैं। उन्हीं दिन, बुद्ध पूर्णिमा के दिन ही उनकी मृत्यु या देहांत हो गया था, तो याद रखेंगे। उसके बाद देखेंगे, लुम्बिनी में भारत अंतर्राष्ट्रीय बौद्ध संस्कृति और विकास केंद्र का निर्माण के लिए का उद्घाटन, शिलान्यास बनाया जाएगा, उसका उद्घाटन मोदी ने किया। और इसका निर्माण जो है, इस केंद्र का, भारत अंतर्राष्ट्रीय बौद्ध संस्कृति और विकास केंद्र का जो है निर्माण कौन करेगा? लुम्बिनी में अंतर्राष्ट्रीय बौद्ध संघ नई दिल्ली संस्था के द्वारा इसका निर्माण किया जाएगा। बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है। नेक्स्ट है कि भारत नेपाल के बीच इस दौरे में कुल 6 समझौता पर हस्ताक्षर किया। हालांकि मोदी जी एक ही दिन में गए थे, एक ही दिन में शिलान्यास भी किए और ये 6 समझौतों पर हस्ताक्षर भी किए, तो बहुत ही इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट है कि 34 वर्ष सेवा में रहने के बाद भारतीय नौसेना का एक युद्धपोत है INS गोमती, उसको पदमुक्त कर दिया गया है। तो पूछ सकता है INS गोमती को कितने वर्ष के बाद पदमुक्त किया गया? तो 34 वर्ष के बाद। तो याद रखेंगे, ये चीज बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट था, इसको याद रखना इंपॉर्टेंट है। अब नेक्स्ट देखते हैं कि नेक्स्ट न्यूज है कि मोदी साहब 2 नॉर्डिक देश, मोदी साहब बोल रहे हैं। नेक्स्ट न्यूज है, अगला न्यूज है कि 2 नॉर्डिक देश कौन कौन से हैं? फिनलैंड और स्वीडन ने 18 मई 2022 को नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन, नाटो, आप लोग अभी रूस यूक्रेन का जो युद्ध हो रहा होगा, उसमें नाटो की भूमिका के कारण ही दोनों देशों के बीच युद्ध हुआ, क्योंकि यूक्रेन नाटो में शामिल होना चाहता था। तो नाटो पे कर चर्चा करेंगे कभी और, जब हम लोग IR का कोई सेगमेंट उठाएंगे तब। तो नॉर्डिक देश है फिनलैंड और स्वीडन ने 18 मई 2022 को नाटो में शामिल होने के लिए आवेदन दिया। कहाँ पे दिया? नाटो के मुख्यालय है ब्रुसेल्स। ब्रुसेल्स कहाँ पे है? बेल्जियम की राजधानी है ब्रुसेल्स। तो ब्रुसेल्स में जाकर के, नाटो के मुख्यालय में जाकर के फिनलैंड और स्वीडन ने इसमें शामिल होने की आवेदन किया है। हो सकता है इसको शामिल कर लिया जाएगा। रूस ने इसकी विरोध किया है, हो सकता है रूस इस दोनों के साथ फिर से कोई व्यापारिक या आर्थिक या राजनीतिक या सामाजिक कोई भी तौर पे या युद्ध ही कर ले इस दोनों के देश, तो इससे बिछड़ाव कर सकता है रूस। नेक्स्ट न्यूज देखते हैं कि जर्मनी के पूर्व टेनिस खिलाड़ी हैं बोरिस बेकर, पूछ सकता है बोरिस बेकर, बहुत ही प्रसिद्ध खिलाड़ी था, वो दिवालिया हो गया है। तो दिवालियापन से जुड़े अपराध के लिए, वो अपराध किए हैं, उसके लिए उनको 2.5 वर्ष की सजा दिया गया है। तो याद रखेंगे कि जर्मनी के जो टेनिस खिलाड़ी हैं बोरिस बेकर, उनको दिवालियापन के लिए 2.5 वर्ष के लिए सजा दिया गया है। 2.5 वर्ष के लिए उनको जेल में भेजा गया है, दिवालियापन अपराध किए थे। अगला न्यूज है 10 से 25 सितंबर 2022 तक होने वाला 19वां एशियाई खेल होने वाला था, उसको अनिश्चित काल के लिए स्थगित कर दिया गया है। तो ये याद रखेंगे, 19वां एशियाई खेल, इसका आयोजन चीन के हांगझोउ में होना था, जिसे कोविड-19 के कारण स्थगित किया गया था। तो याद रखेंगे, इसका जो है आयोजन स्थगित कर दिया गया है, 19वां एशियाई खेल का न्यूज है, याद रखेंगे। अगला न्यूज है कि अमेरिका के पत्रिका है फोर्ब्स, आप लोग सुनते होंगे, उसने 2022 में सर्वाधिक कमाई करने वाले
खिलाड़ी की सूची जारी किया गया है, खिलाड़ी की सूची मई 2022 में जारी किया गया है, जिसमें सबसे ज्यादा कमाए अर्जेंटीना के हैं फुटबॉलर लियोनेल मेसी 130 मिलियन डॉलर प्रति वर्ष के कमाता है, अर्निंग है उसका, और उसके इतना कमाई के साथ वो प्रथम स्थान पर है। और भारत के टॉप 10 में एक भी खिलाड़ी शामिल नहीं है, तो इस पे ज्यादा ध्यान नहीं है। पूछ सकता है कि टॉप 1 पे कौन है, तो लियोनेल मेसी है, याद रखेंगे। अगला न्यूज है रिपोर्टर्स विदाउट बॉर्डर्स, फ्रांस की जो है संस्था एनजीओ है, उसके द्वारा विश्व प्रेस स्वतंत्रता सूचकांक 2022 जारी किया जाता है। इसका संदर्भ यूएनओ भी लेता है, संयुक्त राष्ट्र संघ, इसलिए ये रिपोर्ट इंपॉर्टेंट है। तो रिपोर्टर्स विदाउट बॉर्डर्स जो फ्रांस का संस्था है उसके द्वारा विश्व प्रेस स्वतंत्रता सूचकांक 2022 जारी किया गया है। 180 देशों का आकलन किया गया, जिसमें भारत को 150वां स्थान दिया है। तो भारत की स्थिति बहुत ही नीचे है। प्रथम स्थान पर नॉर्वे है और अंतिम स्थान पर उत्तर कोरिया है, उत्तर कोरिया को रखा गया है। तो बहुत इंपॉर्टेंट न्यूज है, पूछा जा सकता है, इसको आप लोग VVI भी कर सकते पढ़ सकते हैं। अगला पॉइंट देखते हैं कि अगला न्यूज है कि क्वाड आप लोग जानते होंगे, 4 देशों का समूह है, क्वाड्रिलेटरल सिक्योरिटी डायलॉग, जिसमें भारत है, उसके बाद ऑस्ट्रेलिया है, प्लस USA है और प्लस जापान है। इन चारों देशों को नाम है क्वाड, इस देशों का समूह है। तो क्वालिटेटिव इसका दूसरा व्यक्तिगत उपस्थिति वाला सम्मेलन टोक्यो जापान में, कहने का मतलब है जो व्यक्तिगत रूप से ऑनलाइन सम्मेलन इसका हो चुका था, लेकिन जो राष्ट्राध्यक्ष होते हैं जो खुद जाकर के देशों में सम्मेलन करते हैं, उसका यह दूसरा व्यक्तिगत उपस्थिति वाला सम्मेलन था। तो 24 मई 2022 को किया गया है। तो कहाँ पे किया गया? टोक्यो जापान में किया गया। कब किया गया है? तो 24 मई को। अब देखते हैं क्वाड में 4 देश हैं। पहला कौन है? भारत, तो इनके प्रधानमंत्री मोदी जी भाग लिए। दूसरा है जापान, वहाँ के प्रधानमंत्री फुमियो किशिदा हैं। आप लोग को पता होना चाहिए कि फुमियो किशिदा जापान के प्रधानमंत्री हैं, उन्होंने इसमें भाग लिया। तीसरा है अमेरिका, वहाँ पे राष्ट्रपति हैं जो बाइडन, उन्होंने भाग लिया। और चौथा है ऑस्ट्रेलिया के प्रधानमंत्री नए बने हैं एंथनी अल्बनीज, तो इन्होंने भाग लिया। स्कॉट मॉरिसन चेंज हो चुके हैं ऑस्ट्रेलिया के प्रधानमंत्री, तो उसका भी न्यूज देखेंगे। तो इन चारों देशों को भारत, जापान, अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया के प्रधानमंत्री राष्ट्राध्यक्ष का सम्मेलन हुआ था टोक्यो जापान में। प्रथम व्यक्ति वाला क्वाड सम्मेलन कब हुआ था? 24 सितंबर 2021 को अमेरिका में हुआ था, याद रखेंगे। और अगला सम्मेलन ऑस्ट्रेलिया में प्रस्तावित है। और 2023 में जो सम्मेलन होगा एक, उसका आयोजन हो सकता है कि भारत में होगा, जो भारत आज़ादी का 75वां वर्ष मना रहा होगा, तब इसका आयोजन भारत में संभावित है। तो देखेंगे। नेक्स्ट है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी 23 से 24 मई को 2 दिन के लिए जापान की यात्रा पर गए थे, और इसी यात्रा में क्वाड सम्मेलन में भाग लिए। तो जापान की यात्रा पर गए और भारत ने क्वाड का दूसरा शिखर सम्मेलन में भाग लिया, ये ऊपर भी पढ़ चुके हैं। और जापानी उद्यमी जो इंटरप्रेन्योर है उससे मुलाकात की और उनसे भारत में निवेश करने के लिए, भारत में प्लांट लगाने के लिए उससे आग्रह किया, उनको निवेश के लिए न्योता दिया। अगला देखते हैं कि क्वाड सम्मेलन के बाद प्रधानमंत्री मोदी ने अमेरिका के साथ, जापान के साथ, ऑस्ट्रेलिया के साथ अलग अलग द्विपक्षीय वार्ता भी किया। इस तीनों देशों के साथ जो है, भारत भी है क्वाड में, तो इस तीनों देशों के साथ मोदी जी ने द्विपक्षीय वार्ता भी किया। तो पहला देखते हैं अमेरिका वार्ता में क्या क्या समझौता हुआ। तो पहला है निवेश प्रोत्साहन समझौता किया गया, तो इंपॉर्टेंट है। दूसरा है इंडिया अमेरिका इनिशिएटिव फॉर क्रिटिकल एंड इमर्जेंट टेक्नोलॉजी ICET समझौता किया गया। और सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, जो BPSC में पूछा जा सकता है, भारत अमेरिका का जो वैक्सीन एक्शन प्रोग्राम जो है उसको 2027 तक के लिए बढ़ा दिया गया है, तो बहुत इंपॉर्टेंट है। उसके बाद ऑस्ट्रेलिया वार्ता में जो द्विपक्षीय वार्ता है उसमें पुराने समझौतों को ही आगे बढ़ाने पर सहमति बन गई, इसमें कोई एक्स्ट्रा नहीं हुआ। और जापान वार्ता में जो जापान के साथ समझौता हुआ, उसमें जो भी समझौता जापान के साथ हो गया है उस पर शीघ्र कार्रवाई करने पर सहमति बनी है। तो इतना चीज इस न्यूज से याद रखने के लिए इंपॉर्टेंट है, जरूरी है, इंपॉर्टेंट है, याद रखेंगे। अगला देखते हैं कि ऑस्ट्रेलिया में प्रधानमंत्री पद के लिए जो चुनाव हुआ था, तो उसमें लेबर पार्टी ने जीत दर्ज किया और नया प्रधानमंत्री एंथनी अल्बानीज बने हैं। तो पहले स्कॉट मॉरिसन थे, उनकी पार्टी लिबरल पार्टी हार गई और लेबर पार्टी जीता गया, और एंथनी अल्बानीज नए प्रधानमंत्री ऑस्ट्रेलिया में बने। पूछा जा सकता है ऑस्ट्रेलिया का संबंध भारत से बहुत ही अच्छा है। लिबरल पार्टी के स्कॉट मॉरिसन पार्टी हार गई
और कुल 151 सीट में से लेबर पार्टी को 77 सीट प्राप्त हुआ, और लिबरल गठबंधन जो स्कॉट मॉरिसन की पार्टी गठबंधन की थी, उनका जो गठबंधन वाली पार्टी है वो मात्र 58 सीट जीत दर्ज कर पाई। तो ये भी याद रखेंगे। नेक्स्ट है कि इसी न्यूज में है 23 मई को शपथ लिए और 23 मई को ही क्वाड सम्मेलन में भाग लेने के लिए एंथनी अल्बानीज जापान के लिए रवाना हो गए। तो ये भी बहुत इंपॉर्टेंट। नेक्स्ट देखते हैं कि उपभोक्ता मूल्य सूचकांक कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स के आधार पर मुद्रास्फीति 8 वर्ष में अपने उच्चतम स्तर पर पहुंच गया है। तो वो पूछ सकता है कि सीपीआई के अनुसार भारत पिछले कितने वर्षों में अपने उच्चतम स्तर पे मुद्रास्फीति महंगाई पहुंच गया है, तो 8 वर्षों में। और इसी तरह थोक मूल्य सूचकांक के आधार पे मुद्रास्फीति 9 वर्ष के उच्चतम स्तर पे है। तो ये न्यूज़ दोनों जो है बस नॉलेज के लिए है। जब हम लोग इकोनॉमिक्स पढ़ेंगे उसमें देखेंगे कि कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स क्या होता है, होलसेल प्राइस इंडेक्स क्या होता है, इसके क्या मायने हैं, इसके क्या क्या संकेत हैं, किस आधार पर जारी किया जाता है, कब कब जारी किया जाता है, एक साल में कितने बार जारी किया जाता है, कौन जारी करता है, आधार वर्ष क्या है, सब देखेंगे जब इकोनॉमिक्स का क्लास लेंगे, जब इकोनॉमिक्स में हम लोग इस टॉपिक पर चर्चा करेंगे। नेक्स्ट है कि भारत मुद्रास्फीति को देखते हुए, स्फीति कर लीजिए कि यहाँ पे हम लोग मुद्रास्फीति की चर्चा करते हैं, यहाँ पे भी मुद्रास्फीति नहीं होगा, स्फीति होगा, इसको काट लेंगे, मुद्रास्फीति होगा। तो मुद्रास्फीति को देखते हुए 13 मई 2022 से गेहूं के निर्यात पर प्रतिबंध लगा दिया है। 13 मई 2022 से याद रखेंगे, गेहूं के निर्यात पे याद रखेंगे, प्रतिबंध लगा दिया, ये याद रखेंगे, इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट देखेंगे आरबीआई ने वित्त वर्ष 2021-22 अप्रैल से मार्च तक वित्त वर्ष चलता है, तो 21-22 में सरकार को कुल 30,307 करोड़ का लाभांश दिया है। तो बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, याद रखेंगे राशि वित्त वर्ष में। और पिछले वर्ष 99,102 करोड़ का लाभांश दिया है। तो कहने का मतलब है लगभग 30% ही इस बार लाभांश दे पाया आरबीआई सरकार को। तो याद है 30% भी पूछ सकता है कि कितना परसेंट लाभांश दिया है। तो पिछले वर्ष की तुलना में इस वर्ष कितना प्रतिशत का लाभांश दिया, तो 30% का, लगभग 30% का। नेक्स्ट न्यूज देखते हैं कि भारतीय रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया आरबीआई ने मौद्रिक नीति जो मौद्रिक समिति है उसकी आपात बैठक बुलाई, क्योंकि महंगाई बहुत ज़्यादा बढ़ रहा था। तो बुलाकर मुद्रास्फीति, महंगाई का जो स्थिति नहीं स्फीति होगा यहाँ पे लिखा गया है, मुद्रास्फीति नियंत्रण के लिए विभिन्न दर में बढ़ोतरी किया। तो पहला है रेपो रेट, आप लोग को इकोनॉमिक्स में पता होगा, रेपो रेट अभी फिलहाल कर दिया है 4.40%, 4.40% कर दिया। और इसमें कितना प्रतिशत की बढ़ोतरी की गई है, 40% की। ऐसे ही रिवर्स रेपो रेट है, उसमें 3.35% है, इसमें कोई बदलाव नहीं किया, जो पहले था वही रहने दिया। बैंक दर 4.65% कर दिया, इसमें भी 0.40% की बढ़ोतरी की गई है। मार्जिनल स्टैंडिंग फैसिलिटी रेट जो है MSF सीमांत अस्थायी दर, उसमें 4.65 कर दिया, 0.40% की बढ़ोतरी की गई। और कैश रिजर्व रेशियो 4.50% कर दिया, इसमें 50% की बढ़ोतरी की गई। तो कहने का मतलब है रेपो रेट, उसके बाद बैंक दर और उसके बाद MSF रेट, इस तीनों में 0.40% की बढ़ोतरी की गई है। उसके बाद CRR में 0.50% की बढ़ोतरी की गई है। और रिवर्स रेपो रेट में कोई बढ़ोतरी नहीं की गई है। तो ये भी पॉइंट याद रखेंगे। उसके बाद है SLR वैधानिक तरलता अनुपात, स्टेट्यूटरी लिक्विडिटी रेशियो, इसमें 18% रखा गया, इसमें भी कोई बदलाव नहीं किया गया। तो दो में रिवर्स रेपो रेट में और SLR में कोई बदलाव नहीं है, बाकी सब में 40% है। और कैश रिजर्व रेशियो में 0.50% की बढ़ोतरी की गई है। तो हम लोग को इसमें याद क्या रखना है वो देखते हैं कि हम लोग को सबसे ज्यादा याद रखना है रेपो रेट। रेपो रेट में इतना % है और इतना % की बढ़ोतरी की गई है। रिवर्स रेपो रेट याद रखना है, कोई बदलाव नहीं है। बैंक दर MSF नहीं पूछ सकता। CRR देख सकते हैं कि ये इतना % है। और SLR, ये बैंक दर और MSF रेट, इस दोनों को पूछने की संभावना बहुत कम है, 5% है। बाकी इस लोग को पूछने की संभावना 95% है। तो याद रखेंगे हम लोग रेपो रेट, रिवर्स रेपो रेट, CRR, SLR। नेक्स्ट न्यूज देखते हैं हम लोग कि विश्व बैंक के द्वारा माइग्रेशन एंड डेवलपमेंट ब्रीफ रिपोर्ट 2021 जारी किया गया। इस रिपोर्ट के अनुसार 2021 में कुल
773.2 अरब डॉलर का धन संप्रेषित हुआ। दूसरे देश में जो भारत का आदमी नौकरी करता है या लाभांश होता है दूसरे देश से भारत में जो धन भेजता है उसी को संप्रेषण कहते हैं। तो दूसरे देश में जो भारत का है तो विश्व बैंक के द्वारा ये रिपोर्ट जारी किया जाता है। यही सबसे बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट है, पूछ सकता है कौन जारी करता है तो विश्व बैंक। उसके अनुसार इतना 2021 में इतना धन संप्रेषित हुआ। सबसे ज्यादा धन संप्रेषित धन में प्राप्ति जो हुआ वो भारत के पास ही हुआ। विश्व में सबसे ज्यादा धन संप्रेषित करके भारत में ही आया। कितना आया? 89.4 अरब डॉलर आया और भारत इसके साथ प्रथम स्थान पे है। दूसरा स्थान मैक्सिको 54.1 अरब डॉलर के साथ और तीसरा चीन 53 अरब डॉलर के साथ चीन तीसरा स्थान पे है। तो बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, याद रखेंगे। नेक्स्ट देखेंगे कि वाणिज्य मंत्रालय, जो वाणिज्य मंत्रालय के अनुसार वित्त वर्ष 2021-22 के दौरान प्रत्यक्ष विदेशी निवेश फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट 83.57 अरब डॉलर रहा, जो 2020-21 से 1.6 अरब डॉलर ज्यादा है। तो बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है वाणिज्य मंत्रालय के द्वारा, तो इंपॉर्टेंट देखेंगे। अब देखते हैं सर्वाधिक निवेश किस देश से आया। तो सिंगापुर से 27% आया, कुल रकम में 27%, अमेरिका से 18% और मॉरिशस से 16%। तो भारत में एफडीआई करने वाला सबसे बड़ा देश कौन है? सिंगापुर है, उसके बाद अमेरिका है और तीसरा नंबर पे मॉरिशस है। नेक्स्ट देखते हैं कि सर्वाधिक निवेश किस क्षेत्र में आया। तो कंप्यूटर एवं सॉफ्टवेयर हार्डवेयर में 25% का निवेश आया है सबसे ज्यादा, और सेवा क्षेत्र सर्विस सेक्टर और ऑटोमोबाइल सेक्टर में 12% का निवेश आया है। तो 3 सेक्टर है, पहला कंप्यूटर हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर 25%, सेवा क्षेत्र में 12%, ऑटोमोबाइल में 12%। तो याद रखेंगे। सबसे ज्यादा निवेश किस राज्य में आया है। तो कर्नाटक में 35% आया है, महाराष्ट्र में 26% आया है और दिल्ली में 14% का निवेश आया है। बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इसमें याद रखेंगे, पूछ सकता है, इसको VVI करके भी आप लोग पढ़ सकते हैं। अगर क्वेश्चन बनाएगा तो इससे बाहर नहीं बनेगा। अगला न्यूज देखते हैं कि विश्व आर्थिक मंच वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम ने वार्षिक बैठक, वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम की वार्षिक बैठक 22 से 26 मई 2022 को स्विट्जरलैंड के दावोस में किया गया। प्रत्येक वर्ष यहीं पे किया जाता है, इस वर्ष भी स्विट्जरलैंड के दावोस में किया गया। इस बैठक का उद्देश्य था वैश्विक आर्थिक चुनौती से निपटना और निवेश को प्रोत्साहन करना। देशों में निवेश करेगा, निवेश को प्रोत्साहन करना, मार्केट में निवेश। इस बैठक में भारत के वाणिज्य मंत्री जो हैं पीयूष गोयल जी, उन्होंने भाग लिया था। तो पूछ सकता है कि विश्व आर्थिक मंच की वार्षिक बैठक कहाँ पे होती है। तो स्विट्जरलैंड में। स्विट्जरलैंड नहीं पूछेगा तो दावोस भी, दावोस में भी हो सकता है, तो ये भी पूछ सकता है। कौन भाग लिया था? तो वाणिज्य मंत्री पीयूष गोयल साहब भाग लिया। अगला देखेंगे कि भारत संयुक्त अरब अमीरात यूनाइटेड अरब अमीरात के बीच 18 फरवरी 2022 को द्विपक्षीय व्यापक आर्थिक भागीदारी समझौता सेपा समझौता हुआ था। कब हुआ था सेपा समझौता? याद रखेंगे 18 फरवरी 2022 को। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। किस देश के साथ सेपा हुआ था? तो यूएई के साथ। तो इंपॉर्टेंट है, इसको VVI, जितना VVI करना है, स्टार मार्क लगाना है, लगा लीजिए। ये पूछने की पूर्ण संभावना है हमारे हिसाब से। तो 110% इससे क्वेश्चन पूछने की, बनाने की संभावना है। तो 18 फरवरी 2022 को यूएई के साथ सेपा समझौता किया गया। सेपा का क्या नाम है? द्विपक्षीय व्यापक आर्थिक भागीदारी समझौता। और इस समझौता को 1 मई 2022 से लागू कर दिया गया है और प्रभावी कर दिया गया है। तो 1 मई 2022 से ये लागू हो चुका है। तो याद रखेंगे कि किस देश के साथ सेपा समझौता हुआ और ये हुआ। हम लोग मई का जो न्यूज था उसमें हम लोग मई 2022 की न्यूज में हम लोग पार्ट 1 देख रहे थे और पार्ट 1 में हम लोग 30 न्यूज तक आज देखे हैं। कल हम पार्ट 2 देखेंगे और देखेंगे पार्ट 2 से कितने प्रश्न बनाए जाने की संभावना है। आप लोग हमको फॉलो कीजिए। इसी तरह करंट न्यूज और सब्जेक्ट पर भी हम लोग नया नया टॉपिक लेकर आएंगे। मेंस ओरिएंटेड तैयारी करेंगे। 67th बीपीएससी जो 67th का जो पीटी हो जाता है उसके बाद हम लोग मेंस ओरिएंटेड करंट अफेयर, मेंस का टॉपिक, प्रत्येक चीज लेके आएंगे। सब्जेक्ट पे भी चर्चा किया जाएगा। तो आप लोग क्लियर बीपीएससी चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। टेलीग्राम चैनल को आप लोग ज्वाइन कीजिए और फेसबुक और इंस्टाग्राम पेज को लाइक और फॉलो कीजिए। किसी को अगर बीपीएससी से संबंधित कोई भी पूछना हो, डेली अब जो है 2-3 कॉल आने लगे हैं, मैसेज आने लगे हैं। तो आप लोग कल जैसे जो राष्ट्रपति जो आदिवासी का अधिकार था वो आप लोग को कैसा लगा? आप लोग अगर हमें ज़्यादा से 3-4 आदमी कॉल भी किया कि सर बहुत अच्छा था, बहुत अच्छा से समझाया गया, पूरा टॉपिक क्लियर हो गया उसके आदिवासी के अधिकार के ऊपर, जो बीपीएससी को मेंस को जानते हैं उसके वो लोग समझ गए होंगे कि बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है।
जिसको समझ में नहीं आया वो समझने की कोशिश करेंगे। आप लोग अगर हमको टेलीग्राम पे मैसेज करेंगे तो हम फिर से कोई नया टॉपिक और इम्पोर्टेंट टॉपिक जो बीपीएससी के मेंस से होगा, बीपीएससी के मेंस से होगा, उसको हम टॉपिक को कवर करेंगे। तो आप लोग मैसेज कीजिए और फॉलो कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। किसी को कुछ दिक्कत हो, परेशानी हो तो कांटेक्ट कर सकते हैं आप हमारे व्हाट्सएप पे और टेलीग्राम पे। तो ये आप इस नंबर पे कांटेक्ट कर सकते हैं। आप लोग हमें मैसेज कीजिएगा, मैसेज ज़्यादा कीजिएगा, क्योंकि जो नया नया आप लोग के लिए क्या क्या शुरू किया जाए मेंस के लिए और बीपीएससी के पीटी के लिए, आप हमें मेंस मैसेज करके टेलीग्राम पे या व्हाट्सएप पे बता सकते हैं कि आपके लिए नया प्रोग्राम कौन सा शुरू किया जाए। वो जो मेंस का जो करंट वाला जो प्रोग्राम था कल का, वो आप लोग को कैसा लगा ये मैसेज पे बता सकते हैं। आप लोग मैसेज कीजिए और नया कौन सा टॉपिक आप लोग को चाहिए वो आप लोग हमें मैसेज करके बताइए, उस पर हम कवर करेंगे। तो आज के लिए इतना ही था। कल हम लोग पार्ट 2 की चर्चा करेंगे। आज के लिए इतना ही। थैंक यू सो मच।